स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। 56 राज का हमला ईगल गैंग पर। अब आगे। सुबह के समय राज का प्लेन मायामी में उतरता है और वहां से राज और पांडियन मायामी बीच के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचते हुए सुबह के 10 बज चुके थे। वहां पहुंचकर राज कुछ देर आराम करता है और फिर राज और उसके आदमी आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। वे लोग बोट शिप से उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और वो लोग आइलैंड से कुछ दूर पहले ही बोट शिप को रोकते हैं और वहां से सभी लोग तैरकर आइलैंड पर आ जाते हैं, जहां डिस्ट्रॉयर टीम के सदस्य पहले से ही ईगल गैंग पर नजर रखे हुए। जब राज वहां पहुंचता है तो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। तब पांडियन एक आदमी से कहता है क्या खबर है। तब वो कहता है कमांडर, यहाँ बहुत से लोग आए हैं और सभी लोग एडवांस वेपन से लैस हैं। फिर उनमें से एक कहता है मैंने वहां जाने का रास्ता देख लिया है। उस तक जाने के लिए 2 चेक पॉइंट है जिसमें से हर एक पर 5 आदमी पहरा दे रहे हैं। तब राज कहता है ठीक है, तुम लोग तैयारी करो निकलने के लिए। कुछ देर बाद राज और पांडियन अपने 20 आदमियों के साथ उस गैंग के अड्डे पर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद राज को पहला चेक पॉइंट मिलता है। तब वो रुक जाता है और वो पांडियन को इशारा करता है तो वो कुछ लोगों के साथ अपने गन पर साइलेंसर लगाकर पहले चेक पॉइंट पर हमला कर देता है। वहां पहरा दे रहे आदमी कुछ समझ पाते उससे पहले ही सबको डिस्ट्रॉयर टीम ने खत्म कर दिया। उसके बाद वो दूसरे चेक पोस्ट डाकघर को भी इसी तरह पार कर लिया और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा हवेली दिखता है। तब राज हवेली के पहले रुक जाता है और वो कहता है 2 स्नाइपर ऊंचाई पर राइट से और 2 स्नाइपर लेफ्ट से सब पर नजर रखेंगे और उन्हें शूट करेंगे। फिर वो पांडियन से कहता है तुम अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर पीछे के साइड से हमला करोगे और मैं सामने के साइड से। उसके बाद सभी लोग बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लेते हैं जिस पर डीएस का लोगो छपा था। फिर वो सभी ईगल गैंग के आदमियों पर हमला कर देते हैं। इधर अंदर थॉमस अपने लोगों से बातें करने में बिजी था। तभी उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है तो वो एक आदमी को बाहर देख कर आने को कहता है। जब वो आदमी देखने के लिए दरवाजा खोलता है तो एक गोली सीधा उसके भेजे में लगती है जो कि स्नाइपर से मारी गई थी। इधर गैंग के आदमी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके बाहर के आदमी मारे जा चुके थे। बस हवेली के अंदर 50 लोग बचे हुए थे। ये देखकर थॉमस अपने आदमियों को कहता है सब पोजीशन ले लो। तो सभी लोग हवेली के अंदर छिपे जाते हैं और थॉमस छत की तरफ जाने लगता है जहां एक हेलीकॉप्टर था ताकि वो वहां से भाग सके। तभी राज के ईयरबड्स में से पांडियन की आवाज आती है सर हम लोग छत पर हैं और यहाँ एक हेलीकॉप्टर है। तब राज कहता है उसे नष्ट कर दो तो पांडियन उसमें बम लगा देता है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और ये आवाज पांडियन को भी सुनाई देता है। तब वो समझ जाता है कि क्या हुआ है। फिर वो नीचे जल में आ जाता है और एक पिलर से छिपकर गेट की तरफ निशाना लगाए हुए खड़ी हो जाता है और वो कुछ आदमियों को छत वाले गेट की तरफ निशाना लगाकर खड़ी रहने को कहता है। इधर राज के आदमी कहता है सर अब अंदर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तब राज अपने ईयरबड्स में कहता है पांडियन मेरे 3 गिनने पर एक साथ हमला करना। तब पांडियन हाँ कहता है। फिर सब लोग अपने अपने गन को एक बार चेक और रिलोड कर लेते हैं। उसके बाद वो सभी जाने के लिए इशारा करते हैं। फिर राज के 3 तक गिनते ही सभी लोग एक साथ अंदर जाने लगते हैं। जब राज के 2 आदमी गेट के पास आते हैं तब उन पर गोलियां चलने लगती है और छत पर भी यही हाल था। वो तो बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से उनमें से किसी की जान नहीं गई। तब पांडियन कहता है सर ये लोग गेट पर निशाना लगाकर कर बैठे हैं। तब राज कुछ सोचते हुए कहता है सब लोग मास्क पहनो और स्मोक ग्रेनाड अंदर फेंको। तब राज के सभी आदमी अपना अपना मास्क पहने कर स्मोक बॉम्ब अंदर फेंक देते हैं। तब वहां सिर्फ धुआं दिखाई देता है और राज और पांडियन अपने आदमियों के साथ सभी को मारते हुए बढ़ जाते हैं। कुछ समय वहां सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और लोगों की चीखने और चिल्लाने की। फिर कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। तब राज अपने आदमियों से कहता है तुम इसके लीडर को ढूंढो। तब उसके आदमी सभी लाशों का फेस चेक करने लगते हैं। तब पांडियन कहता है सर इनमें से कोई नहीं है। तब राज कहता है यहीं कहीं छुप होगा देखो। तब उसके आदमी पूरी जगह चेक करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी थॉमस को पकड़ कर लाया है और कहता है कमांडर ये यहाँ के वॉशरूम में छिपा था और वो लाकर उसे राज के सामने पटक देता है। तब वो राज की तरफ देखकर कहता है तुम मॉन्स्टर खोपड़ी हो, तुमने इतने लोगों को जान से मार दिया। मैंने क्या किया है जो तुमने ये किया। तब राज उसके गाल पर एक चांटा मारते हुए कहता है तुम कोई शांत या महात्मा नहीं हो जो तुम्हें छोड़ दिया जाए और मैंने ऐसा क्यों किया तो तुम्हें बताता हूँ। फिर वो कहता है तुमने 1 साल पहले इंडिया में किसी को मारा था। तब थॉमस कहता है हाँ मैंने 2 साइंटिस्ट को मारा था पर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तब राज कहता है क्योंकि उनमें से एक मेरे पिता थे। इतना बोल उसे एक लात मारता है तो थॉमस 5 कदम पीछे जाकर गिरता है। फिर उसके आदमी उसे उठाकर उसके पास लाते हैं। फिर राज पांडियन से कहता है सभी को चेक करो, जिसकी भी सांसें चल रही है उसे पूरी तरह बंद कर दो। और इधर थॉमस दर्द में कहता है कि तुम नहीं हो सकते, उसका बेटा तो जब वो 15 साल का था तभी मारा गया था। तब राज कहता है उस दिन मैं नहीं आरएस का बेटा मारा गया था और उसी के हेड ने बिच्छू गैंग का सफाया किया। ये सुनकर तो थॉमस का पूरा शरीर कांपने लगा। फिर राज कहता है तुम मुझे मरने से पहले कुछ सवालों के जवाब दो तो मैं तुम्हारी मौत आसान कर दूंगा। तब थॉमस कहता है तुम जो जानना चाहते हो उसके जवाब मेरे पास नहीं है।
तब राज कहता है ये तुम बिना सवाल सुने कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तब वो कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि इन सब के पीछे कौन है। तब राज कहता है नहीं, वो तो मैं जानता हूं कि इस सवाल का जवाब तुम नहीं दे सकते। तब वो कहता है तो और क्या जानना चाहते हो? अब आगे क्या होगा इस कहानी में? आखिर कौन सा सवाल पूछने वाला है राज? क्या थॉमस जवाब दे पाएगा? क्या राज पता लगा पाएगा कि इन सब के पीछे कौन है? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर सकें। चैप्टर 57 राज का घर वापस आना। अब आगे राज थॉमस से कहता है तुमने मेरे पिता की हत्या क्यों करवाई? तब वो कहता है मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उसे डराने के लिए उसके साथी को मारने वाला था, मगर तुम्हारे पिता बीच में आ गए और वो मारे गए। तब राज कहता है मेरे पिता क्या बना रहे थे? तब वो कहता है वो एक ऐसा सीरम बना रहे थे जिससे इंसान की ताकत कई गुना बढ़ जाती और उसके चोट अपने आप ठीक हो जाते। मतलब जो इंसान उस सीरम को अपने अंदर ले लेता वो इस दुनिया पर राज करेगा। तब राज कहता है मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तब वो कहता है तुम्हारे पिता ने 3 टाइप का डोज तैयार किया था, मगर एक डोज सीरम पहले ही गायब था, इसलिए मैंने उस दिन अपने आदमियों को जानने के लिए भेजा था कि वो पहला डोज कहाँ है। फिर उसके बाद वो कहता है अगर तीनों डोज एक इंसान को मिलेगा तभी असर करेगा, नहीं तो बाकी डोज से उस इंसान की मौत हो जाएगी। तब राज कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तब वो कहता तुम्हारे पिता के टीम में से एक को मैंने 500 करोड़ रुपए दिए थे, उसके बदले उसने मुझे ये खबर दी थी। तब राज कहता है और वो कौन था? तब वो कहता है उसका नाम आलोकनाथ है। ये सुनकर उसे प्रोफेसर का चेहरा याद आता है और वो एक फोटो उसे दिखाता है। तब वो कहता है हाँ यही है। तुम्हारे पिता को पता चल गया था कि कोई उनकी इन्फॉर्मेशन दुश्मनों तक पहुंचा रहा है, इसलिए उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया और अपना लैब भी एक गुप्त जगह शिफ्ट कर लिया जिसके बारे में सिर्फ तुम्हारी बहन और पिता जानते हैं। और ये तुम्हें कैसे पता? तब वो कहता है जब तुम्हारे पिता की मौत हुई थी वहां उनके साथी अधमरी हालत में था, इसलिए मेरे आदमी उसे मेरे पास लेकर आए और उसने मरने से पहले कहा तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस लैब की चाबी भी जयवीर था। तब राज कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बहन उस लैब की चाबी है? तब वो कहता है मुझे बस ये कहा गया था, मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, मगर जो भी हैं बहुत ही खतरनाक हैं, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम और तुम्हारा परिवार इससे बच नहीं पाएगा। ये सुनकर राज को गुस्सा आता है और वो सीधे उसके सिर में गोली मार देता है। तब वहां पांडियन आता है और कहता है सर हमने सबको खत्म कर दिया है। फिर वो कहता है सर बड़ी अजीब बात है, यहाँ सभी पर ईगल के टैटू बने थे, मगर इनमें से कुछ लोगों के टैटू टेम्पररी थे, जैसे कि उसे कुछ समय पहले ही बनाया गया है। तब राज कहता है उन सभी की फोटो खींच लो और उसे मैं जेवियर को भेज दूंगा और वो पता लगाएगा कि आखिर कौन है वो लोग। ये सब करने के बाद वो लोग वहां से बोट शिप पर आ जाते हैं और उस आइलैंड को धमाके से उड़ा देते हैं। फिर वो सभी प्लेन में आ जाते हैं और दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इधर राज जहां दिल्ली के लिए निकल जाता है वहीं एक खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि ईगल गैंग का खात्मा हो गया है। एक तरफ उसी अननोन लोकेशन पर एक आदमी दौड़ता हुआ अपने बॉस के पास आता है और कहता है बॉस ईगल गैंग का सफाया हो गया है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है पता चला किसने किया? तब वो कहता है अभी नहीं बॉस, वहां पर मैंने कुछ लोगों को भेजा है पता लगाने। तभी उस आदमी का फोन बजता है और वो उठाता है और उधर से जो कहा गया वो सुनकर उस आदमी के हाथ कांपने लगे। ये देखकर उसका बॉस कहता है क्या हुआ, तुम कांप क्यों रहे हो? तब वो कहता है बॉस वहां पर डीएस का लोगो मिला है। ये सुनकर उसका बॉस कहता है इसका मतलब ईगल गैंग को डिस्ट्रॉयर टीम ने खत्म किया है, मगर क्यों? फिर वो कहता है पता करवाओ आखिर डीएस इसमें कैसे शामिल है और जैस्पर से कहो जल्दी पता करे उस लड़की के बारे में, उसके जानने वाले हर किसी के बारे में, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, हर किसी के बारे में। अगर डीएस इसमें शामिल है तो खतरा और बढ़ गया है। और आगे कहता है उन सभी गैंग को कहो उस लड़की को मेरे पास लेकर आने के लिए तैयार रहें और जब मैं कहूं तब वो उसे उठा लें। और हाँ वो प्रोफेसर का क्या खबर है? तब वो कहता है बॉस वो कॉलेज में है और वो उस लड़की को धीरे धीरे ड्रग्स दे रहा है। तब उसका बॉस कहता है बस प्रोफेसर अपना काम कर दे, उसके बाद हम तैयार होंगे हमले के लिए। इतना सुनते ही वो आदमी वहां से चला जाता है। इधर राज का प्लेन दिल्ली में उतरता है और वो वहां से टैक्सी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। शाम का वक्त हो चुका था और राज अपने घर पहुंचता है और वो अंदर जाता है जहां सभी लोग बैठे एक दूसरे से बात करने में बिजी थे। तभी शनाया की नजर राज पर पड़ती है और वो दौड़कर उसके गले लग जाती है। ऐसे शनाया को भागते देखकर सभी लोग गेट की तरफ देखते हैं तो राज को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इधर राज शनाया को आराम से अलग करता है और वो अपने दोनों माताओं का आशीर्वाद लेता है। उसके बाद वो कहता है मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। तब अचानक शनाया कहती है माँ भाभी तो भाई के कमरे में ही है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तब वीना जी कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, अब दोनों की शादी होने वाली है तो राज के इन सब की आदत डालनी होगी। इधर काजल राज के कमरे के बालकनी में आराम से बैठकर वहां की शांति को फील करके राज को याद कर रही थी और राज अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में जाकर स्नान करने लगता है।
इधर काजल इन सब चीजों से बेखबर अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उधर राज स्नान करके बाथरोब पहनकर बाहर निकल रहा था और इधर काजल भी बालकनी से रूम में आ रही थी। अचानक दोनों की टक्कर हो जाती है। राज जो कि उसका ध्यान नहीं था वो फ्लो पर गिर जाता है और काजल उसके ऊपर और वो अपनी आंखें बंद कर लेती और राज तो बस एकटक काजल को ही देख रहा था। जब काजल को चोट नहीं लगी तो वो अपनी आंखें खोलती है और राज को वहां देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है और राज तो बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर काजल कहती तुम कब आए, तो राज कहता है पहले उठ जाओ और थोड़ा नाटक करते हुए कहता है हाय मेरी कमर तोड़ दी। काजल तब भी नहीं उठती और उसे कसकर पकड़ लेती है जिससे दोनों के चेस्ट आपस में दब जाते हैं जिससे राज की हालत खराब होने लगती है। वहीं काजल इन सबसे अनजान बस उससे सवाल पूछने लगती है। राज को अब बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसने काजल को उठाकर बेड पर ले आया और उसे नीचे कर उसके ऊपर आकर उसके होठों को अपने होठों से लगा देता है। इस पर काजल शॉक हो जाती है और वो उसे हटाने की कोशिश करने लगती है और वो ये नहीं कर पाती है। तब वो भी उसका साथ देने लगती है। करीब 15 मिनट तक चुमने के बाद जब काजल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब राज उससे अलग होता है और उसके बगल में लेट जाता है। थोड़ी देर में काजल नॉर्मल होती है और वो राज को कसकर हग कर लेती है और कहती है तुम बहुत बुरे हो, तुमने वादा किया था कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे बताकर जाओगे। तब राज कहता है सॉरी यार, इतनी जल्दी सब हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। खैर छोड़ो, तुम यहाँ अभी तक क्यों हो। तब वो कहती है माँ ने जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे आने के बाद जाने को। तब राज ने कहा शनाया के साथ कुछ हुआ है क्या। इस पर काजल कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तब राज कहता है जब मैं उससे मिला तो उसके चेहरे पर उदासी थी और उसका चेहरा भी डल रंग रहा था और तुम्हारे चेहरे पर भी परेशानी दिख रही है। तब काजल कहती है तुम एक ही नज़र में ये सब कैसे भांप लेते हैं। तब राज कहता है मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ मुझे उनके हर एक्टिविटी से समझ में आता है क्या चल रहा उनके दिमाग में। खैर छोड़ो, तुम बताओ आखिर मेरे जाने के बाद कुछ हुआ है क्या, और तुम्हारा यहाँ होना भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए बताओ क्या हुआ है। आखिर क्या जवाब देगी काजल। क्या वो सच बता देगी या फिर कोई बहाना। सच जानने के बाद राज क्या करेगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर सकें। 58 मलिक कंपनी का दिवालिया होना। अब आगे। राज के बार बार पूछने पर काजल कहती है ठीक है बताती हूँ। फिर वो सारी बातें बता देती है और किसने किया ये भी। ये सुनकर राज को बहुत गुस्सा आता है पर वो शांत रहता है और कहता है चलो नीचे, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर काजल राज को देखने लगती है और मन में कहती है इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मगर काजल को कौन बताए कि राज के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर काजल अपने मन की बात मन में ही रखकर दोनों नीचे आ जाते हैं। उनके आने के बाद शनाया कहती है भाई आपको कैसा लगा सरप्राइज। इस पर राज कहता है कौन सा सरप्राइज। तब शनाया कहती है भाभी आपके कमरे में थी और क्या। इस पर कुछ नहीं कह पाता, बस उसे घुरने लगता है। इधर सब शनाया की बात सुन मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। फिर सब लोग खाना खाते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और काजल शनाया के कमरे में। अगली सुबह राज उठकर वॉशरूम से आकर तैयार होता है और फिर वो अपने फोन से एक नंबर डायल करता है जो कि विक्रांत का था। उधर से फोन उठाने पर कहता है अरमान मलिक की कंपनी को बैंकरप्ट कर दो। इस पर विक्रांत कहता है जी बॉस। उसके बाद वो शेरा को फोन करके कहता है तुम्हें मैं एक फोटो भेजी रहा हूँ, उसे तुम उठा लो। और हाँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसे कॉलेज में घुसने से पहले ही उठा लेना। तब शेरा कहता है जी बॉस। उसके बाद वो फोन रख देता है। तभी राज के रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। फिर काजल अंदर आती है तो राज और काजल एक दूसरे को मॉर्निंग कहते हैं। तब राज कहता है तुम हमारे साथ कॉलेज चलोगी। इस पर वो हाँ कहती है। फिर राज और काजल दोनों नीचे आ जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं जहां सभी लोग बैठे थे। तब मालती जी कहती हैं कैसा रहा बेटा। तब राज कहता है सब कुछ ठीक से हो गया। तब वीना जी कहती हैं बेटा हमने आज पंडित जी को बुलाया है। इस पर राज कहता है किस लिए बड़ी माँ। तब वो कहती हैं बेटा तुम दोनों की सगाई की डेट फिक्स करने के लिए। ये सुनकर काजल शर्मा जाती है और अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तब राज कहता है जैसा आप लोग ठीक समझें। फिर वो कहता है हम चलते हैं माँ, शाम को मिलते हैं। फिर शनाया काजल और राज सभी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग कॉलेज में होते हैं तभी राज का फोन बजता है तो वो दोनों को अपने क्लास में जाने को कह देता है और वो साइड में जाकर फोन उठाता है तो उधर से शेरा कहता है बॉस मैंने उसे उठा लिया है। तब राज कहता है ठीक है तुम उसकी खातिरदारी करो, मैं शाम में आता हूँ। इतना कहकर फोन काट दिया। उसके बाद वो अपने क्लास में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अरमान मलिक अपने कंपनी के ऑफिस में बैठा था। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है सर हमारी कंपनी डूबने के कगार पर है, हमारे सभी इन्वेस्टर ने अपने शेयर बेच रहे हैं और हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी हुआ है। तब अरमान कहता है क्या बक रहे हो। तब वो कहता है जी सर बाहर पुलिस आई है आपको गिरफ्तार करने के लिए, और तो और आपके इलीगल धंधे के बारे में भी पुलिस को पता है और हमारे अड्डे पर छापा पड़ा है जहां से पुलिस को आपके खिलाफ पूरे सबूत मिले हैं।
ये सुनकर अरमान का पैर भारी होने लगता है और वो धड़ाम से कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उसके केबिन में पुलिस आती है और कहती, मिस्टर मलिक, आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपके और इस कंपनी के खिलाफ हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। और इतना कहकर इंस्पेक्टर अरमान के हाथों में हथकड़ी लगाकर ले जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एक तहखाने में रोहन को उल्टा लटकाकर रखा गया था, उसके सारे कपड़े निकाल दिए गए थे। तभी रोहन कहता है, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? तभी शेरा उसके पेट पर एक मुक्का मारता है और कहता है, तुमने जो हमारी मैडम के साथ करने की कोशिश की है उसके लिए तुम्हें लाया गया है। तब रोहन कहता है, कौन मैडम? मैंने आपकी किसी मैडम के साथ कुछ नहीं किया है। तब शेरा एक और मुक्का मारता है जिससे रोहन की चीख वहां सुनाई पड़ती है और शेरा उसके बाल पकड़कर कहता है, बॉस ने तुम्हें जिंदा रखने को कहा है, इसलिए ज्यादा टॉर्चर नहीं कर रहा हूं। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से कुछ सुना तो खौलता हुआ पानी तुम्हारे शरीर पर डाल दूंगा। ये सुनकर रोहन काफी डर जाता है और वो डर से उसका पानी निकल जाता है। तब शेरा कहता है, अपने आदमियों से इसे नीचे उतारो और चेयर पर बांध दो। वहीं कॉलेज में लंच का टाइम हो गया था और सभी लोग कैंटीन में थे। तभी राज के क्लास में प्रोफेसर आलोक नाथ आज और इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें कोई नहीं दिखा तो वो शनाया के सीट के पास आए और उसका बोतल खोलकर उसमें कुछ मिला दिया और वो वहां से निकल जाते हैं। वहीं कैंटीन में राज, आदित्य और शनाया बैठकर बातें करते हुए अपना लंच कर रहे थे। तभी वहां उन तीनों को कुछ लड़कों की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे थे, पता है यार, अभी अभी न्यूज में आया है कि मलिक कंपनी को सरकार ने सील कर दिया है और उस कंपनी के मालिक को पुलिस ले गई है। तब उनमें से दूसरा कहता है, अरे तुम लोगों को नहीं पता ये कंपनी रोहन के डैड की है। तभी उनमें से एक ने कहा, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं आया। ये सुनकर आदित्य कहता है, तुमने सुना राज, वो लोग क्या बात कर रहे थे? तब राज कहता है, छोड़ो उनकी बातों को, हमें क्या मतलब इससे, हम लोग चलते हैं। और वो सभी उठकर जाने लगे मगर शनाया को तो कुछ समझ में नहीं आया कि किसके बारे में बात हो रही है। फिर वो लोग अपने क्लास की ओर बढ़ने लगे। तभी राज की नज़र प्रोफेसर पर पड़ी जो कि राज की क्लास से निकल रहे थे। ये देखकर राज अपने मन में कहता है, वो इस समय यहाँ क्या कर रहा है जबकि इस समय कोई नहीं होता है, मुझे प्रोफेसर पर नजर रखनी पड़ेगी। अभी राज ये सब सोच ही रहा था कि उसे पीछे से काजल की आवाज आती है जो राज को ही बुला रही थी। तो राज उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ, इतना तेज क्यों आवाज दे रही हो? तब काजल अपने फोन में एक वीडियो दिखाते हुए कहती है, देखो न्यूज में क्या चल रहा है, रोहन के डैड की कंपनी खत्म हो गई। ये सुनकर राज थोड़ा नाटक करते हुए उसके हाथ से फोन लेकर कहता है, सच में अच्छा हुआ जो इन लोगों के साथ हुआ, मैं भी रोहन को ही ढूंढ रहा था उससे बात करने के लिए। तब काजल कहती है, कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया है? ये सुनकर राज थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तो आखिर क्या जवाब देगा राज काजल के सवालों का? और प्रोफेसर ने क्या मिलाया है शनाया की बोतल में? क्या राज पता लगा पाएगा आलोकनाथ का सच? जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर सकें। 59 राज और काजल की सगाई की डेट। अब आगे। काजल का सवाल सुनते ही वो थोड़ा रुका और कहा, मैंने क्या किया, मैं तो सुबह से तुम्हारे साथ ही हूं। ये सुनकर काजल ने फिर कुछ नहीं पूछा और वो अपने क्लास की ओर बढ़ गई और राज भी। कुछ घंटे की पढ़ाई के बाद उनकी छुट्टी हो गई और सभी लोग अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी राज का फोन बजता है तो फोन अभय का था। तब वो फोन उठाया तो उधर से अभय बोला, बॉस, आज से 7 दिन बाद काजल का बर्थडे, जन्मदिन का केक गुब्बारा है, आपको याद है ना? इस पर राज कहता, अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा किया जो तुमने याद दिला दिया, नहीं तो एक और सियापा हो जाता। तब अभय ने कहा, वैसे आपने क्या सोचा है, उसे सच बताना है या नहीं? तब राज ने कहा, अभी वक्त नहीं आया है। फिर राज ने कहा, वैसे ग्रीन वैली का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? तब अभय ने कहा, सभी कंपनियों ने अपना प्रपोजल दे दिया है और हम लोग उसे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। तब राज ने कहा, ठीक है, और फोन रख दिया। उसके बाद वो शनाया के साथ कॉलेज के गेट पर आए थे कि राज की नज़र काजल पर गई। तब वो उसके पास जाकर कहा, तुम हमारे साथ चलोगी? तब काजल ने कहा, नहीं, मैं घर जाऊंगी। तभी राघवन काजल की गाड़ी लेकर आ गया और काजल उसमें बैठकर चली गई और राज भी शनाया के साथ घर के लिए निकल गए। जब राज घर पहुंचा तो वहां उसे पंडित जी नजर आए। तब वीना जी की नजर राज और शनाया पर पड़ी तो उन्होंने कहा, तुम दोनों सही समय पर आए हो, पंडित जी अभी ही आए हैं। फिर दोनों पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं। तब मालती जी वहां पंडित जी के लिए कुछ खाने को लेकर आए थे और उसे टेबल पर रख देती हैं। फिर वो पंडित जी से कहती हैं, तो देख के बताए कि राजवीर की सगाई की डेट कब की है? तब पंडित जी अपने पत्री में कुछ देर देखने के बाद बोले, जजमान, सगाई की डेट एक तो आज से 7 दिन बाद का है और उसके बाद 3 महीने बाद है। उनकी बात सुनकर मालती जी और वीना जी एक दूसरे को देखने लगे। फिर कुछ देर बाद मालती जी कहती हैं, पंडित जी कोई और डेट नहीं है? तब वो कहते हैं, जजमान, अगर होता तो मैं जरूर बताता। तभी वहां आते हुए रंजीत जी कहते हैं, तो हम 7 दिन बाद का ही रख लेते हैं। तब वीना जी कहते हैं, मगर इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी और हमें लोगों को इनवाइट भी तो करना पड़ेगा। तब रंजीत जी कहते हैं, अरे आप इतनी परेशान क्यों हो जाती हैं, सब हो जाएगा।
सिर्फ सगाई ही है, मैं अभी अशोक जी से बात करके देखता हूँ वो क्या कहते हैं। इस पर सभी ने सहमति जताई। फिर वो लोग पंडित जी को विदा किया और वो लोग वहीं बैठ गए। तब रंजीत जी ने अशोक जी को फोन लगा दिया। कुछ रिंग के बाद उन्होंने फोन उठाया। तब रंजीत ने कहा, नमस्ते भाई साहब। तो अशोक जी ने भी नमस्ते किया और कहा, कैसे याद किया। तब रंजीत जी ने कहा, आज हमने पंडित जी को बुलाया था। तब अशोक जी ने कहा, तो पंडित जी ने क्या कहा। तब रंजीत जी कहते हैं, उन्होंने हमें 2 डेट बताए हैं, एक 7 दिन बाद और दूसरा 3 महीने बाद। तब अशोक जी कहते हैं, तो आपने क्या सोचा है। तब रंजीत जी कहते हैं, हम लोगों ने सोचा है हम ये सगाई 7 दिन बाद का ही रख लेते हैं। ये सुनकर अशोक जी खुश होते हुए बोले, ये तो अच्छी बात है, 7 दिन बाद काजल का बर्थडे है, उसी दिन हम लोग दोनों की सगाई कर देंगे। ये सुनकर रंजीत जी ने कहा, ये तो और अच्छी बात है। ये सारी बातें वहां सभी लोग सुन रहे थे। फिर रंजीत ने फोन रख दिया और कहा, देखा आप लोगों ने, काम हो गया। आप लोग खामखा इतना परेशान हो रही थी। फिर रंजीत जी ने कहा, बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तब वो कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप लोग जो भी फैसला लेंगे वो मुझे हमेशा मान्य होगा। इस पर सभी लोग खुश हो गए। तब शनाया राज को गले लगकर कहती है, भाई तो हम शॉपिंग पर कब जाएंगे। तब राज ने कहा, किस लिए। तब वो कहती है, अरे मेरे इकलौते भाई की बहन हूं तो सगाई के लिए ड्रेस पोशाक तो लूंगी ना। तब राज कहता है, हाँ मेरी माँ लेकर जाऊंगा, मगर मुझे छोड़, मेरा गला दब जाएगा। तब शनाया ने राज को छोड़ दिया। फिर उसके बाद राज कहता है, माँ मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। और इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा। तो रंजीत जी भी उसके पीछे आते हुए बोले, तुमने उस लड़के को कैद कर लिया है। तब वो कहता है, उसे मरना ही होगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, अगर उसे छोड़ दिया तो शनाया के लिए खतरनाक होगा। इस पर रंजीत जी कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, हमें खतरा बढ़ने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए। इस पर राज कहता है, बस मुझे टेंशन इस बात की है कि अगर सबको मेरी ये काली दुनिया की सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। इस पर रंजीत जी कहते हैं, एक दिन ये तो होना ही है, जब होगा तब हम बाप और बेटे साथ में झेल लेंगे। और फिर दोनों हंसने लगे। तब राज ने कहा, ठीक है अंकल, अब चलता हूं, और वो वहां से निकल गया। और इधर रंजीत जी भी कुछ परेशान लग रहे थे। फिर उन्होंने फोन निकाल कर शेरा को फोन किया और कहा, तुम लोग आज से शनाया के पीछे साए की तरह रहोगे और जब तक जरूरी ना हो उसके सामने नहीं आओगे। तब शेरा ने कहा, जी बड़े साहब। उसके बाद रंजीत ने फोन रख दिया। इधर काजल के घर में अशोक जी सबको आवाज लगाते हुए सभी को बुलाते हैं तो सभी लोग वहां आ जाते हैं। तब वो महेश जी को देखकर कहा, डैड रंजीत जी ने फोन किया था और उन्होंने कहा कि सगाई की डेट काजल का बर्थडे जन्मदिन का केक के दिन निकाला है। तब वो कहते हैं, ये तो अच्छी बात है बेटा, हम लोग उस दिन एक पार्टी रख लेते हैं और उसी पार्टी में हम काजल और राज की सगाई करवा देंगे। इस पर सभी लोगों ने सहमति जताई और फिर काजल अपने रूम में आ गई और वो खुश होकर शनाया को फोन लगा दिया। तो शनाया ने फोन उठाया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी, आपकी सगाई की डेट फाइनल हो गई। तो मुझे आप शॉपिंग कब करवा रहे हैं, मैं आपकी एकलौती नंद हूं। इस पर काजल कहती है, कल संडे है तो कल ही चलते हैं। इस पर शनाया खुश हो गई और बोली, थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। फिर काजल कहती है, वैसे राज कहाँ है, उसका फोन अभी नहीं लग रहा है। तब शनाया कहती है, भाई अभी बाहर गए हैं, वो कुछ देर में वापस आ जाएंगे। फिर वो दोनों और बातें करने लगे और इधर राज उस विला में पहुंचा जहां रोहन को पकड़कर रखा गया था। आखिर अब क्या करेगा राज रोहन के साथ, और रंजीत जी शनाया को लेकर इतना परेशान क्यों है, क्या उन्हें कुछ पता चला है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर सकें। 60 रोहन को सजाए मौत। अब आगे राज उस विला में पहुंचता है और तहखाने में जाता है जहां रोहन को चेयर पर बांध कर रखा गया था। किसी की आने की आहट से वो अपनी आंखें खोलता है मगर उसे धुंधला सा दिखता है। तो रोहन कहता है, कौन है। तब राज उसके नजदीक जाता है। तब रोहन को उसका चेहरा साफ दिखता है तो उसे पहचानने की कोशिश करता है। क्योंकि राज का हुलिया बदला हुआ था, ना उसके चेहरे पर चश्मा था और ना ही उसके बाल चिपके हुए थे। कुछ देर देखने के बाद रोहन कहता है, तुम तो राजवीर हो, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसका मतलब तुमने मुझे किडनैप किया है, मगर क्यों। इस पर राज कहता है, क्यों, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है, मगर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने मेरी बहन के साथ जो करने की कोशिश की है उसकी सजा सिर्फ मौत है। ये सुनकर रोहन कहता है, मैंने कब तुम्हारी बहन के साथ कुछ किया है। तब राज कहता है, शनाया। तब रोहन कहता है, शनाया तुम्हारी बहन है। ये बोलते ही उसका डर से बुरा हाल हो जाता है और वो हकलाते हुए कहता है, मगर तुम हो कौन। इस पर राज कहता है, मैं वो हूँ जिससे तुम जैसे लोग दुश्मनी तो छोड़ो दोस्ती करने लायक नहीं हो। इतना बोल राज ने कुछ इशारा किया तो शेरा ने एक बड़ी सी चाकू उसे दिया। ये देखकर रोहन डरते हुए कहता है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तब राज कहता है, मैं कुछ करने की कोशिश नहीं करता हूं, बस वो काम कर देता हूं। इतना बोल वो रोहन के पास जाकर उसके गर्दन में चाकू घोंप देता है जिससे रोहन की मौत हो जाती है। तब राज कहता है, शेरा इसे ठिकाने लगा दो। और इतना बोल वो वहां से बाहर निकल जाता है और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद वो अपने घर पर होता है और इधर पुलिस स्टेशन में अरमान का वकील उसके पास आता है और कहता है, सर मैंने आपको बेल दिलाने की बहुत कोशिश की मगर केस काफी स्ट्रांग है
और हाँ, रोहन का कुछ पता नहीं चला रहा है। सुबह वो घर से कॉलेज के लिए निकला था मगर वो वहां पहुंचा ही नहीं। ये सुनकर अरमान कहता है मगर कहाँ गया है वो और कौन कर रहा है ये सब। तब उसका वकील कहता है कुछ पता नहीं चला है मगर जो भी है बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि रोहन के घर से कॉलेज जाने तक वो किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ है। ये बड़ा ही शॉकिंग है। लगता है रोहन ने किसी ऐसे इंसान से पंगा लिया है जिससे नहीं लेना था, और सर मुझे लगता है उसी ने आपको इस हालत में फंसाया होगा। ये सुनकर अरमान का डर से बुरा हाल हो जाता है। तब उसका वकील कहता है सर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कैसे भी करके आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, और इतना बोल वो वहां से निकल जाता है। इधर राज अपने घर पर आ जाता है जहां सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तब मालती जी राज को देखते हुए कहते हैं आओ बैठो, हम सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। तब वो वहां के चेयर पर बैठ जाता है। तब शनाया कहती है भाई कल हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। ये सुनकर राज कहता है हम लोग से क्या मतलब है। इस पर शनाया कहती है मतलब कि मैं, आप और भाभी हम तीनों जाएंगे। ये सुनकर राज बस शनाया को देखता है तो वो स्माइल कर देती है। ये देखकर राज सिर को ना में हिला देता है। तभी वीना जी कहती हैं बेटा राज। तब वो कहता है जी बड़ी माँ। तब वो कहती हैं तुम्हारी सगाई काजल बेटी के बर्थडे के दिन ही है, तो अशोक जी ने कहा है कि उस दिन वो एक पार्टी रख रहे हैं और उसी पार्टी में तुम दोनों की सगाई कर दी जाएगी। ये सुन राज कहता है जी बड़ी माँ आप लोगों को जैसा ठीक लगे। तभी वहां रंजीत जी भी आ जाते हैं और वो राज को देखकर इशारे से कहते हैं काम हुआ या नहीं। तब राज उन्हें इशारे में हाँ कह देता है। फिर उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसका फोन बजता है जो कि काजल का था। ये देखकर राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो फोन उठाता है। तब काजल कहती है तुम कहाँ थे, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था। तब वो कहता है एक फ्रेंड से मिलने गया था मगर शायद वहां नेटवर्क नहीं होगा। तब काजल कहती है कल हम लोग शॉपिंग पर चल रहे हैं ना। तब वो कहता है हाँ शनाया ने बताया था और वो बहुत खुश लग रही थी और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन काजल कहती है और मैं भी। ये सुनकर दोनों लोग हंसने लगते हैं। फिर राज थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है क्या तुम सगाई में कॉलेज के दोस्तों को बुलाओगी। तब काजल कहती है हाँ नेहा जूही को बुलाऊंगी। फिर वो कहती और तुम। तब राज कहता है मेरा तो बस एक ही दोस्त है। तो काजल कहती है आदित्य ना। इस पर वो हाँ कहता है। फिर वो काजल से कहता है क्यों ना हम कल आदित्य को भी शॉपिंग पर बुला लेते हैं। तब काजल कहती है मैं भी नेहा को बुलाने की सोच रही थी। तब राज कहता है ठीक है तुम बुला सकती हो। फिर वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए सोने चले जाते हैं। इधर राज सोने जा रहे थे मगर वही दूसरी तरफ दिल्ली के एक होटल के एक कमरे में एक लड़का किसी को फोन लगाता हूं और कहता है बॉस हम उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, बस मैं उसे कॉलेज से निकलते देखता हूं। मगर उसकी सुरक्षा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद वो अचानक गायब हो जाती है। वो ना तो किसी कैमरे में दिखती है और ना ही रास्ते पर। ये सुनकर उसका बॉस कहता है बड़ा ही दिलचस्प है, खैर तुम पता करते रहो, तब तक प्रोफेसर अपना काम कर देगा और जब वो काम हो जाए तब उस लड़की को उठा लेंगे। बस तुम अपनी नजर बनाए रखना और पता करो कि इस लड़की की हिफाजत कौन कर रहा है। तब वो लड़का कहता है जी बॉस। फिर वो फोन रख देता है। ये लड़का कोई और नहीं जैस्पर था जो वो उसी अनजान आदमी ने शनाया पर नजर रखने को भेजा था। उसके बाद जैस्पर अपने काम पर लग जाता है। वहीं इस देश से बाहर एक आइलैंड पर एक मीटिंग हो रही थी जिसमें कि फॉक्स गैंग, ड्रैगन का चेहरा गैंग और TICHI गैंग के लीडर एक टेबल पर बैठे थे। तभी फॉक्स गैंग का लीडर पैट्रिक कहता है ईगल गैंग और बिच्छू गैंग का सफाया हो गया है, अब हम सब की बारी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये काम हम लोग साथ मिलकर करेंगे तो हम उस लड़की को उठा पाएंगे। ये सुनकर बाकी दोनों गैंग के लीडर भी उसका साथ देते हैं। फिर वो लोग और कुछ मुद्दे पर बातें करने लगे। आखिर क्या प्लान बन रहा है शनाया का किडनैपिंग का, और प्रोफेसर क्या खेल खेल रहा है शनाया के साथ। क्या राज इन सब मुसीबतों से बचा पाएगा शनाया को। इधर सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर सकें। टू बी कंटिन्यू। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर।